नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। जेएनयू देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार को कल दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे तिहाड़ से कन्हैया बाहर भी आ जाएगा। लेकिन अदालत के इस फैसले पर समाज में दो तरह की राय है। कन्हैया के समर्थक इसे अपनी नैतिक जीत और सरकार की राजनीतिक हार करार दे रहे हैं, तो एक दूसरा वर्ग भी है जो इस फैसले को कन्हैया की जीत मानने से इनकार कर रहा है। साथ ही वो इस अंतरिम जमानत को कन्हैया का रियायती कानून उपचार भी मान रहा है। इसमें से कौन सही है कौन गलत, ये केस का अंतिम फैसला ही तय करेगा। लेकिन एक निर्णय में दो राय क्यों, ये समझने और मामले में सही राय कायम करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को विस्तार से जान लेना भी उतना ही जरूरी है। हाईकोर्ट का यह फैसला संविधान के अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों को नए सामाजिक संदर्भों में समझने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसीलिए बदलते समाज और हालात में जो देशवासी जी रहे हैं वो इस फैसले को बहुत ही गौर से उन्हें सुनना चाहिए। फैसले की शुरुआत 1962 की फिल्म उपकार के गाने से होती है। बसंत ऋतु में प्रकृति का रंग हरा हो जाता है, फूलों पर असंख्य रंग छा जाते हैं, पर पता नहीं क्यों इस बसंत में दिल्ली के दिल में बसे सम्मानित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शांति का रंग गायब है। इसका जवाब इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और मैनेजमेंट को देना चाहिए। पिछले 22 दिनों से सड़क से संसद तक जेएनयू के मामले में जो बात हर किसी की जुबान पर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे सबसे पहले रखा और जेएनयू से इसका उत्तर खोजने की बात कही। आखिर क्यों शिक्षा का श्रेष्ठ संस्थान देशद्रोह के जलसे से उठी लपटों में घिर गया? एक गरीब परिवार का लड़का कन्हैया पढ़ने के लिए जेएनयू आता है और फिर देशद्रोह का आरोपी बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है और क्यों है जेएनयू में जिसने अदालत को भी असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया? इस पूरे मामले पर जज ने कहा, मैं आज एक अजीब दोराहे पर खड़ी हूं। मेरे सामने 11 फरवरी 2016 को दर्ज की गई एक एफआईआर है और जांच अभी अपने बहुत शुरुआती दौर पर है। फरियादी जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष है, जिसे एक असंपादित वीडियो फुटेज के आधार पर 9 फरवरी को मौके पर मौजूद बताया जा रहा है। आरोपी अभी जुडिशियल कस्टडी में है। सवाल यह है कि क्या राज्य ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उनके आधार पर आरोपी को राष्ट्र विरोध जैसे संगीन आरोप में जेल में रखने का उचित आधार बनता है या नहीं? अदालत के इन सवालों के पीछे आरोपी कन्हैया कुमार के वकीलों की बचाव में दी गई दलील और पुलिस के दावों का विरोध है। कन्हैया कुमार के वकील कहते हैं कि आरोपी मौके पर मौजूद था, पर उसने देश विरोधी नारे नहीं लगाए। वो तो छात्रों के विवाद को शांत कराने मौके पर पहुंचा था। पुलिस का दावा है कि उसके पास कन्हैया के देशद्रोही नारे लगाने के चश्मदीद गवाह हैं, जिनकी गवाही सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज की गई है, जो बताती है कि आरोपी न केवल मौके पर मौजूद था बल्कि देशद्रोही आयोजन में पूरी तरह से सक्रिय था। कन्हैया के वकीलों का दावा है कि आयोजकों की लिस्ट में कन्हैया का नाम नहीं है और ना ही कन्हैया ने इसकी इजाजत ली थी। पुलिस का दावा है कि लिस्ट में नाम ना होने से साबित नहीं होता कि आरोपी की देशद्रोह मामले में सहमति वाली भागीदारी नहीं थी। अदालत के सामने कन्हैया के वकीलों ने 11 फरवरी का वो भाषण रखा जो जेएनयू परिसर में कन्हैया ने छात्रों की एक सभा में दिया था, जिसमें उसने भारत के संविधान के प्रति आस्था जताई थी। जो कुछ लोग अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जेएनयूएसयू उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। इसी भाषण के बाद कन्हैया ने स्वीकार भी किया था कि जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। वो इनका पुरजोर विरोध करता है। हम दोनों चीजें आपको दिखाते हैं। जो कुछ लोग अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जेएनयूएसयू
उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। कन्हैया के वकीलों ने अदालत में अपने मुवक्किल को जमानत दिलाने के लिए जो दलीलें दी और जिस तरह से 11 फरवरी के भाषण को उसकी बेगुनाही का सबूत बनाया, जो कि अदालत के बाहर कई लोग कर रहे हैं, उन्हें अदालत के फैसले के इस हिस्से को बहुत गौर से सुनना चाहिए। फरियादी 11 फरवरी 2016 के भाषण को अपने बचाव में इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उसने भारत के संविधान में आस्था रखते हुए राष्ट्र की विभाजनकारी शक्तियों को हराने का दावा किया है। लेकिन क्या 11 फरवरी 2016 को दिया गया भाषण आरोपी के वास्तविक विचार हैं? क्या उनसे साबित किया जा सकता है कि वो संविधान में विश्वास रखता है और उसका नजरिया राष्ट्रवादी है, या फिर वो भाषण महज एक सुरक्षा कवच है? ये सब एक बार फिर वही है जिस पर अदालत इस वक्त फैसला नहीं कर सकती है। कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत के फैसले की ये लाइन बहुत गौर करने वाली है। सीआरपीसी की धारा 124A की परिभाषा और हाल में हार्दिक पटेल के केस में गुजरात हाईकोर्ट में की गई राष्ट्रद्रोह की व्याख्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि कन्हैया पर लगे आरोप इस श्रेणी में आते हैं या नहीं, ये एक बार फिर पुलिस की जांच पर निर्भर करेगा। आप लोगों ने कहा था कि कोई वीडियो नहीं लेकिन गवाह है, तो क्या अभी डिटेल ऑर्डर आप लोगों ने कुछ देखा है? क्या वाकई में वो चीज दिल्ली पुलिस के खिलाफ गई है? क्योंकि कन्हैया को दी गई है अंतरिम जमानत, यानी कि कन्हैया के लिए तो एक राहत मिली है हाईकोर्ट से। देखिए, अगर आप ये कहें, अगर मैं आपकी बात मानूं कि दिल्ली पुलिस के पास कोई गवाही नहीं है, तो उसको फाइनल जमानत दे देनी चाहिए थी। तो कोर्ट ने इस चीज को बैलेंस किया है कि इन्वेस्टिगेशन भी खराब ना हो, उसकी लाइन भी खराब ना हो, लेकिन एक लिबर्टी को भी कटेल ना किया जाए। That's what I understand right now. But subject to seeing the order, उसके बाद, और इसमें कोई सेटबैक वाली बात नहीं है जी। यानी पुलिस की तफ्तीश अभी इस पूरे मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आगे जब कन्हैया कुमार के वकीलों ने संविधान की धारा 19(1)(a यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर आरोपी को बेगुनाह साबित करने की दलील दी, तो अदालत ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 और जेएनयू के उद्देश्यों का हवाला देते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते आरोपी से ये अपेक्षा है कि अगर विश्वविद्यालय में कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है तो वो इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। हमारा संविधान नियमों के दायरे में नागरिकों को अपने वैचारिक और राजनीतिक जुड़ाव के अधिकार की पर्याप्त आजादी देता है, पर इस जमानत याचिका पर विचार करते वक्त सभी पक्षों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता इसीलिए है क्योंकि हमारे सुरक्षा बल सियाचिन से लेकर कच्छ तक दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। ये देश विरोधी नारों का मुकदमा है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। वैसे तो हिंदुस्तान आतंक के खिलाफ लगातार युद्ध की स्थिति में है। कश्मीर से लेकर देश के कई कोनों में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। हमारे सैनिक लगातार देशवासियों की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। ये संयोग ही है कि जब जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगे, जिनका जिक्र अदालत ने फैसले में किया है, उस वक्त भी देश की सुरक्षा में शहादत के कई मामले थे। अदालत को राष्ट्र की स्थिति का गंभीरता से एहसास है, इसीलिए जब कन्हैया के वकीलों ने कहा कि आरोपी पर इल्जाम गलत है और उसे जीवन की सुरक्षा, स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों के हक के तहत जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उसके नारे गैर कानूनी नहीं है, तो अदालत फैसले में लिखती है कि विश्वविद्यालय के सुरक्षित माहौल में नारेबाजी की आजादी का लुत्फ उठाने वाले इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि ये तभी संभव है जब हमारे सैनिक जानलेवा हालात में देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये ऐसी कठिन सीमाएं हैं जहां अफजल गुरु
और मकबूल भट्ट की फोटो छाती में लगाकर उनकी शहादत के भारत विरोधी नारे लगाने वाले 1 घंटा भी नहीं रुक सकते हैं। ऐसे नारे तिरंगे में लिपटकर घर लौटने वाले शहीदों के परिवार को निराश करने वाले हैं। ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯುವಕರು. अदालत ने कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत के फैसले में कहा कि आरोपी संविधान में दिए अपने अधिकारों की बात तो करता है, पर उसे संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए, जो कि मूल अधिकार के सिक्के का दूसरा पहलू है। आरोपी एक बौद्धिक वर्ग से संबंध रखता है, वो राजनैतिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र है, पर विविधता से भरे देश में स्वतंत्रता अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में है। तस्वीरों में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को चिंतन करना चाहिए कि उनके नारों और प्रदर्शन से क्या संदेश जा रहा है। जेएनयू के शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के मुताबिक छात्रों को राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने लायक दिशा दिखानी चाहिए। जेएनयू प्रशासन को ऐसे देश विरोधी विचारों की रोकथाम के लिए कदम भी उठाने चाहिए। अदालत ने अपने फैसले को समाप्त करते वक्त सबसे अहम बात कही, जिसे हर उस व्यक्ति को बहुत ध्यान लगाकर अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए जिसने जेएनयू देशद्रोह मामले में क्लीन चिट बांटने का ठेका लिया है। केस की जांच अभी बहुत शुरुआती दौर में है, पर जिन छात्रों ने जेएनयू में ऐसा आयोजन किया, उसमें शामिल हुए और देश विरोध की भावना वाले नारे लगाए, वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अपना बचाव नहीं कर सकते। मेरे विचार में ये एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, जिसकी रोकथाम और इलाज महामारी बनने से पहले करना होगा। शरीर के किसी हिस्से में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए जब दवा काम नहीं करती तो उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, पर फिर भी इन्फेक्शन ना रुके तो शरीर को काटने के अलावा कोई और इलाज नहीं बचता। जेएनयू देशद्रोह मामले में अदालत का ये रुख देखने के बाद कोई भी समझ सकता है कि वो मामले को किस गंभीरता तक समझ रही है, और शायद यही वजह थी कि कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई, वो भी शर्तों के साथ। जेल में गुजारे गए वक्त के दौरान आरोपी ने अपने काम पर जरूर विचार किया होगा। उसे मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए मैं फिलहाल रूढ़िवादी उपचार अपना रही हूँ। चूंकि आरोपी के दावे के मुताबिक उसके परिवार का गुजारा केवल 3,000 रुपए में होता है, इसीलिए जमानत की रकम महज 10,000 रखी गई है ताकि वो बेल ले सके। पर इसके एवज में आरोपी को लिखित में देना होगा कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते अपनी क्षमता के मुताबिक कैंपस में देश विरोधी हरकतों को रोकेगा। बेहतर हो कि इनकी गारंटी कोई ऐसा नजदीकी या जेएनयू का शिक्षक ही ले, जो न केवल इन्हें अदालत में पेश करवाते रहें, बल्कि इनकी ऊर्जा को सही रास्ते पर लगाएं। अदालत ने कन्हैया को बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश जाने से भी मना किया है। ऐसे में बहुत साफ है इस केस में कन्हैया की स्थिति क्या है, जेएनयू देशद्रोह आरोप में किसकी क्या जिम्मेदारी है और पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में क्या है। महेश गुप्ता, जी मीडिया।